हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा हिंदी का फर्स्ट क्लास है। इसको आप सभी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, सब एग्ज़ाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बाहर, इस टॉपिक के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हिंदी भाषा हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी क्या है? हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है। देख लेते हैं भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप। भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा की परिभाषा क्या हो जाएगी? ये आपके नॉलेज के लिए है। भाषा शब्द का निर्माण। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाष धातु से हुई है। इस धातु का अर्थ है, यानी भाष धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति। भाष वक्तव्यम। भाष वक्तव्यम वाची। अर्थात मनुष्य की व्यक्तिवाणी ही भाषा है। कहने का तात्पर्य है, हम जो कुछ भी बोलते हैं वही, या अपने भावों को जिस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं वही एक भाषा है। भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं? भाषा की विशेषताएं वैसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन आप जान सकते हैं। भाषा प्रतीकात्मक होती है, यानी प्रतीक के रूप में लिखी जाती है। भाषा ध्वनिमय होती है। भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कहीं पर किसी प्रकार की भाषा है, दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे आपको दूसरे प्रकार की भाषा मिलेगी। भाषा की एक क्षेत्रीय सीमा होती है, यानी एक सीमा के अंदर एक भाषा बोली जाती है, दूसरे सीमा के अंदर आप दूसरे प्रकार की भाषा पाएंगे आदि इसकी विशेषताएं होती हैं। भाषा के रूप देख लेते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। कौन कौन सी? बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, और थर्ड है राष्ट्रभाषा। बोलियां किसको कहते हैं? भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है, यानी हम घर में जो भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को हम बोलियां कहते हैं। भारत में कुल 650 बोलियां हैं। भारत में कुल 650 बोलियां हैं। परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित यानी उसमें कुछ सुधार किया गया व्याकरण से। जब व्याकरण से किसी भाषा में कुछ सुधार किया जाता है व्याकरण के माध्यम से, तो उस भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? जो कागजी भाषा होती है, यानी किसी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा, यानी अधिकांश जनता द्वारा
व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब वो किस स्तर पर पहुंच जाती है? राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर पहुंच जाती है। इस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। रूप की बात करें तो 3 प्रकार की होती है, और भाषा के प्रकार की बात करें तो ये भी 3 प्रकार की होती है। भाषा के प्रकार भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लिखित भाषा, मौखिक भाषा या मौखिक भाषा, और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? अपने वाणी को या अपने भावों को, भाव क्या होता है? हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे हम जिस प्रकार से व्यक्त करते हैं वही हमारा भाव होता है। जिस प्रकार से व्यक्त करते हैं, भाव को जिस प्रकार से व्यक्त करें वो शब्द में बदल जाता है। यानी मन के अंदर जो कुछ है वो हमारा भाव है, और भाव को जब हम लिख कर व्यक्त करते हैं, शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तब वह लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा कब होती है? जब हम उसी भाव को बोल कर व्यक्त करते हैं, तब वह मौखिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा जब हम संकेतों के माध्यम से किसी भाषा अपने भावों को प्रयोग कर या व्यक्त करते हैं, तब वह सांकेतिक भाषा होती है। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द कैसा है? अभी आपने पढ़ा, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, एक ऐसी भाषा है, ये शब्द सभी फारसी हैं, ये शब्द फारसी भाषा के हैं। तेरहवीं सदी के प्रारंभ में भारत में फारसी कवि कवि का नाम क्या था? औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तेरहवीं सदी में इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। किसने किया था? औफी ने। और उस समय जिस शब्द का प्रयोग हुआ उस शब्द था हिंदवी। फिर आया 16वीं सदी। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? जायसी ने या मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसका प्रयोग किया? हिंदवी का प्रयोग किया। हिंदवी का प्रयोग किया। किसने किया? जायसी ने। फिर 17वीं सदी में मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग हुआ। हिंदवी व हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ। सत्रहवीं के बाद 18वीं सदी आई। अठारहवीं सदी में जब अंग्रेज़ों का आगमन होता है तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई। अंग्रेज़ों द्वारा
हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई। किंतु उस समय हिंदुस्तानी को नहीं, हिंदी नाम को ही भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, यानी जो हमारी भारतीय जनता थी उन्होंने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह देश की सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना एवं सामाजिक संपर्क की भाषा है। इसकी लिपि कौन सी है? लिपि देवनागरी है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। आ जाते हैं लिपि लेखन में। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि कहाँ से आई उसको देखते हैं। सर्वप्रथम लिपि है क्या? लिपि है क्या? भाषा होता है। भाव, हमारे मन में एक भाव होता है। भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे मन में एक भाव होता है। भाव को व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, और शब्दों को लिखने के लिए हमें किसी न किसी चिन्ह की प्रयोग करना पड़ता है। किसी न किसी चिन्ह की आवश्यकता होती है। इसी चिन्ह को, जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, चिन्ह को ही सबसे छोटी सार्थक ध्वनि बोलते हैं। सबसे छोटी सार्थक ध्वनि बोलते हैं। चिन्ह को ही वर्ण बोलते हैं, यानी वर्णों की सहायता से, वर्ण जो चिन्ह होता है वो एक प्रकार का वर्ण होता है, और इसी वर्ण को, यानी इसी चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। लिपि किस तरह से हो सकती है? लिपि हमारी चित्रात्मक भी हो सकती है। लिपि कैसी हो सकती है? चित्रात्मक हो सकती है, यानी किसी भी अपने मन के भाव को हम चित्रों के माध्यम से व्यक्त करें, वो चित्रात्मक हो गया। चिन्हात्मक हो गया, चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करें, चिन्हात्मक हो गया। और वर्णों के माध्यम से व्यक्त करें तो वर्णात्मक हो गया। लिपि को चित्रात्मक तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं अपने भावों को, चिन्हात्मक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, वर्णात्मक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लिपि का वर्गीकरण कर सकते हैं। लिपि आई, ये जो हमारी लिपि है देवनागरी, वो कहाँ से आई? सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि थी। सर्वप्रथम कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। और ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई कुटिल लिपि। कुटिल लिपि, कुटिल लिपि का वर्गीकरण दो भागों में हुआ। कुटिल लिपि का वर्गीकरण दो भागों में हुआ। पहला हुआ नागरी लिपि, नागरी लिपि, और दूसरा हुआ शारदा लिपि, शारदा लिपि। जो शारदा लिपि थी, इसी से गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि और कश्मीरी लिपि का विकास हुआ। गुरुमुखी लिपि कहाँ, किस भाषा की लिपि है? जो पंजाब की भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है, और जो कश्मीर की भाषा है उसकी लिपि कश्मीरी है। नागरी लिपि को दो भागों में बांटा गया। पहला पश्चिमी नागरी, पश्चिमी नागरी, और दूसरा है पूर्वी नागरी, पूर्वी नागरी। अब बात आती है देवनागरी लिपि कहाँ से आई? पश्चिमी नागरी से आ गई देवनागरी लिपि। पश्चिमी नागरी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, और पूर्वी नागरी से बांग्ला, असमिया आदि लिपियों का विकास, यानी पूर्व की तरफ जो भी देश थे उनकी लिपि पूर्वी नागरी से आई, और पश्चिम की तरफ जो देश थे उनकी लिपि देवनागरी लिपि से आई। हम कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए देवनागरी लिपि कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। लिपि कहते किसको हैं? लिपि की परिभाषा क्या होगी? लिपि की परिभाषा होगी किसी भाषा को लिखित रूप में लिखने के नियम को
लिखने के नियम को लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें ही लिपि कहते हैं। जैसे छोटा आ हम लिख रहे हैं तो ये हमारी क्या है, लिपि है। का लिख रहे हैं तो ये हमारी क्या है, लिपि है। जो भी हमारे पास चिन्ह हैं वर्णमाला में वो सब क्या है, लिपि हैं। संस्कृत की लिपि क्या है, संस्कृत की लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है, ये संस्कृत की लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। अब आ जाते हैं वर्णमाला पर। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। वर्णों का वर्गीकरण करते हैं हम। उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण दो भागों में हुआ है, एक स्वर में, दूसरा व्यंजन में। सर्वप्रथम हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी। स्वर जो होते हैं ये बिना दूसरे के प्रयोग के बोले जाते हैं या बिना दूसरे की सहायता से बने होते हैं। यानी इसमें किसी दूसरे शब्द की या किसी दूसरे वर्ड की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है। जबकि व्यंजन में स्वर की सहायता से बने होते हैं। व्यंजन बने होते हैं स्वर की सहायता से। स्वर की सहायता से यानी ये स्वर सहित हुए या स्वर रहित हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन है स्वर सहित ऑप्शन में होगा, स्वर रहित ऑप्शन में होगा। तो स्वर, इसमें स्वर की सहायता से यानी स्वर क्या होता है, मौजूद होता है, इसलिए इसको बोलेंगे स्वर सहित। व्यंजन जो लिखे जाएंगे वो कैसे होंगे, स्वर सहित होंगे, उसमें हम स्वर का प्रयोग करेंगे। स्वरों की संख्या को देख लेते हैं, कितनी संख्या होती है स्वर में। स्वर की संख्या, सर्वप्रथम स्वरों में 14 स्वर थे। सर्वप्रथम इनकी संख्या कितनी थी, 14 थी। इस समय 14 नहीं है। इस समय एग्जाम में अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हम 14 नहीं लगाएंगे। 14 स्वर कौन कौन से थे, छोटा आ, ई, उ, री, बड़ी री, लिरी और बड़ी लिरी, ए, आए, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 स्वर सर्वप्रथम थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका कौन कौन सा हट गया है। वर्तमान समय में स्वरों की संख्या, वर्तमान समय में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अगर वर्तमान स्वर अगर पूछे वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। अगर पूछता है वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 है। अंग और आहा इसी में ऐड कर लिया जाता है। 11 कहाँ से हुए, कौन कौन से हट गए, री हटा आपका, री, बड़ी री, लिरी और बड़ी लिरी। कौन कौन से 11 बचे, आ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये 11 बचे आपके, जो इसमें वर्तमान में स्वरों की संख्या है। स्वर का वर्गीकरण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम देख लेते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर करें तो इसको बोलते हैं एक मात्रिक, इसको बोलते हैं द्विमात्रिक और इसको बोलते हैं त्रिमात्रिक, यानी 3 मात्रा का समय। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर में 3 मात्रा का, इससे 3 गुना समय लगता है। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर में? ह्रस्व स्वर में आप पढ़ेंगे आ, ई, आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, ए और ओ, ये आपके हो गए ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में हो जाएंगे बड़ा आ, ये सब बुकों में अलग अलग दिया है। ह्रस्व स्वर में आ, ई, ऊ को किसी बुक में दे रखा है, किसी बुकों में आपको ए और ओ भी मिल जाएगा। आ, ई, ऊ ये मेन है हमारे ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या, अगर ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे तो 3 होती है, लेकिन कुछ बुकों में इन 2 को भी दे रखा है। दीर्घ स्वर में ये 3 के अतिरिक्त जितने आते हैं सब दीर्घ स्वर में आते हैं, किंतु कुछ बुक में आपको ए और ओ भी ह्रस्व स्वर में आ गया है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, शेष जितने बच रहे हैं री, ए, आए, ओ, आओ सब इसी में है। ए, आए, ओ, आओ। ए और ओ जो ये है, ये आपको अगर 3 ऑप्शन में है तो आप 3 लगाएंगे, नहीं है तब आप इसको देखेंगे, अन्यथा इसको नहीं देखेंगे। प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम ले लें, यानी किसी को अगर बुलाना है, किसी बच्चे का रोना हुआ, चिल्लाना हुआ, किसी को बुलाना हुआ, सब आते हैं प्लुत स्वर में। और इसमें सिंबल इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से सिंबल मिलेगा। रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर लेते हैं। रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, ये हो गए मूल स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत आता है एक दीर्घ स्वर। मूल स्वर में एक प्रकार और पाया जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होंगे? बड़ा आ, जो आ प्लस आ को जोड़ने से बनता है बड़ा आ, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। छोटी ई और छोटी ई को ऐड करने से बनती है बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ को ऐड करने से बनता है बड़ा ऊ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। इनको संधि स्वर भी बोलते हैं। कौन सा स्वर? संधि स्वर भी बोलते हैं। संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर हैं? संयुक्त, संधि मतलब भी जोड़ होता है, संयुक्त मतलब भी जोड़ होता है, भी इसको समझते हैं हम। संधि और संयुक्त में अंतर क्या है? आ प्लस ई जोड़ दें तो ए बनता है, और आ प्लस ए जोड़ दें तो आय बनता है। आ प्लस ऊ जोड़ें तो ओ बनता है, और आ प्लस ओ जोड़ें तो आओ बनता है। अब संयुक्त और संधि में अंतर क्या है? संधि स्वर में हमने देखा सेम स्वर जुड़े थे। आ में आ ऐड हुआ था बड़ा आ, ई में ई ऐड हुआ था बड़ी ई, ऊ में ऊ ऐड हुआ था बड़ा ऊ, यानी सेम स्वरों का मेल हुआ था। लेकिन संयुक्त में सेम स्वर नहीं, डिफरेंट स्वर हैं। आ, ई ये 2 अलग अलग स्वर हैं। 2 अलग अलग स्वर मिलकर ए बनाते हैं। आ और ए ये भी 2 अलग अलग स्वर हैं। यानी संयुक्त और संधि में डिफरेंट है कि संधि में सेम स्वरों का मेल होता है, संयुक्त में 2 अलग अलग प्रकार के स्वरों का मेल होकर के एक नया स्वर बनता है। आगे देखते हैं।
अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। रचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में दीर्घ स्वर भी आते हैं जिनको संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। विवर्त होता है, विवर्त मतलब खुला हुआ, विवर्त मतलब खुला हुआ। फर्स्ट विवर्त होता है, सेकंड अर्ध विवर्त होता है, अर्ध मतलब आधा, विवर्त मतलब खुला हुआ, आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ। थर्ड होता है समवृत, समवृत मतलब होता हुआ बंद, यानी जब मुंह की आकृति कैसी होगी, बंद होगा, मुख बंद होगा। फोर्थ होता है अर्ध समवृत, अर्ध समवृत मतलब आधा बंद, आधा बंद। इसमें देख लेते हैं कौन सा आता है। विवर्त यानी खुला हुआ आ, अगर आप आ बोलेंगे तो पूरा मुंह आपका खुला हुआ होता है, इसलिए विवर्त में सिर्फ एक वर्ड, एक स्वर आता है और वो है बड़ा आ। अर्ध विवर्त मतलब आधा बंद हुआ, तो इसमें आपका आएगा आए और आओ, आए और आओ, ये आएगा अर्ध विवर्त में, अर्ध विवर्त में। और संवर्त यानी बंद, बंद ई उ अगर आप बोलेंगे तो आपके मुंह की स्थिति लगभग बंद होती है, ई और उ। अर्ध संवर्त मतलब आधा खुला, आधा बंद, तो ए और ओ, यानी विवर्त में बड़ा आ, अर्ध विवर्त में आए और आओ, इसके दो, आए का ए छोटा, आओ का ओ छोटा, जो जाएगा अर्ध संवर्त में। अर्ध विवर्त, अर्ध संवर्त। संवर्त में बंद, लगभग बंद होता है, ई उ, ये लगभग बंद होते हैं। और आगे